हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11। पाठ 11 क्या है? जंतुओं और पादप में परिवहन। जितने भी हमारे निजी जीवन में जंतु हैं, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है? भोजन की भी आवश्यकता है, जल की भी, ऑक्सीजन की भी, है ना। सभी जीवों को, मानव को भी, जानवरों को भी, पेड़ पौधों को भी, इत्यादि इत्यादि। और इसी तरह से जितने भी अधिकांश जंतु हैं, उनके शरीर में परिवहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। ऐसे ही हमारे जो शरीर में रक्त है वो क्या है? विभिन्न कोशिकाओं को क्या करता है? भोजन पहुंचाता है और क्या कहते हैं? ऑक्सीजन देता है ना। अभी आपको जितनी भी हमारे अंदर वेन्स हैं दिखाई दे रही हैं, वो क्या करती है काम? ब्लड सप्लाई करती है हमारा, है ना। ब्रेन से लेके नीचे फुट तक पूरी बॉडी में वेन्स है ना सभी के। तो इसी तरह ही जो हमारी रक्त जो शरीर है वो कोशिकाएं वो क्या करती हैं? इसके साथ इसके अंदर क्या है? भोजन और ऑक्सीजन का भी जो वितरण है वो भी विभिन्न भागों को पहुंचाती है। ये शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। दो तरह की वेन्स होगी, आपने सुना होगा, एक गंदे खून की, एक साफ खून की, है ना। तो ये हमारे जितने भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है पदार्थ, उनको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। देखते हैं। आज आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये सभी को मालूम होगा कि अगर हमें एक दिन भोजन नहीं मिले तो हम इतना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम डेली काम करते हैं, 7 से 8 घंटे आराम से काम कर लेते हैं, और अगर आपको एक पूरा दिन खाना नहीं दिया जाए तो आप 1 या 2 घंटा भी मुश्किल से काम नहीं कर पाओगे। ऐसा ही आप अगर लगातार करते रहेंगे तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर पाओगे और बीमार पड़ जाओगे। उन्हें, इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। हमें अब जो हम खाना खाते हैं उन्हें हमें विभिन्न अंगों तक भी पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न उपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। और साथ ही साथ हमने जो खाना खाया है उसमें से जितना हमारी बॉडी ने कंज्यूम करा या जो हमारा वेस्ट है वो हमारे जहाँ से बाहर हमारा खाना निकलता है वहाँ तक भी पहुँचाने में हमारी सहायता करते हैं। और देखो क्या है इसमें, जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। क्या आप जानते हैं ये सब कैसे संभव होता है? आइए इस चित्र में हम देखेंगे 11.1 में को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं? ये सारी हमारी क्या है? रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही है ना सबको, पूरी बॉडी के अंदर ही है हमारे। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थ के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। जितने भी जंतु हैं उनके पदार्थों को परिवहन कैसे करा जाता है इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, इस पाठ के माध्यम से। अब ये देखो, जो 11.1 है, परिसंचरण तंत्र, रक्त, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर होता है, सबको मालूम है। अगर हमें जरा सा भी कहीं पे भी कट लगता है शरीर में तो वहीं से खून आने लगता है ना, किसी भी भाग में। ऐसे ही इसमें बताया है, पढ़ते हैं। रक्त, आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। ऐसा ही होता होगा सबके साथ। अगर हमें उंगली पे भी चोट लग जाए, कांटा चुभ जाए, वहाँ से भी रक्त बाहर निकलने लगता है। और अगर हमें कहीं पैर पे कोई कांटा चुभ जाए, वहाँ से भी आने लगता है। तो पूरी बॉडी के अंदर हमारे क्या है? रक्त। लेकिन रक्त है क्या? रक्त का तरल पदार्थ या द्रव, तरल है या ये द्रव है? ये क्या है?
तरल पदार्थ है, द्रव नहीं है। जो रक्त वाहिनियों में परिवहित होता है यह पाचित भोजन को शुद्धांश छोटी आंतों से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। ये ऐसा काम भी करता है, हमारा जो खाना है, भोजन है, उसको छोटी आंतों तक भी पहुंचाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। ओके, रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। जितने भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में भी ये हमारी सहायता करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। किससे बना है? ये तरल पदार्थ से बना है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। अभी देखो जो चित्र 11.1 है, परिसंचरण तंत्र। चित्र में धमनियां लाल रंग में तथा शिराएं नीले रंग में दिखाई देती हैं। जो धमनियां है वो किस में दिखाई दे रही है? लाल रंग में, और जो शिराएं हैं वो नीले रंग में दिखाई दे रही हैं। और क्या बताया? ये आपको हृदय बताया है, ये शिरा है और ये धमनियां हैं। लाल वाली धमनियां, नीली वाली शिरा, और ये हृदय। और जो हमारा हृदय है 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है, सिर्फ 1 मिनट में। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? पहेली जानना चाहती है, रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है? कभी आपने भी सोचा है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? सोचा होगा सभी ने। सभी का ही लाल होता है। मानव में भी लाल रंग का होता है, किसी जानवर में भी लाल रंग का होता है, पेड़ पौधों में तो खैर होता नहीं है। अब आगे देखते हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रंग की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम RBC होती हैं। क्या होती है? लाल रंग की, इसीलिए उसका रंग लाल होता है, ठीक है। जिनमें एक लाल वर्ण होता है जिसे होमोग्लोबिन कहते हैं। होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अतः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हमारी जो बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, ठीक है। और आगे देखो इसके अंदर क्या है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन जिसका सही होगा उसका रंग लाल ही होगा। ओके, अब देखो और क्या है। रक्त के अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC। ये कोशिकाएं उन रेगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये हमारी क्या सहायता करती हैं? जो जैसे हमें मच्छर ने काटा, उसका बैक्टीरिया गया, अब हमें नहीं पता था वो मच्छर अच्छा मच्छर था या गंदा मच्छर था। अगर वो कहीं गंदगी पे बैठा हो और फिर हमें काट ले तुरंत ही, तो हमें नुकसान होगा ना, क्योंकि उसने जो जर्म्स बैक्टीरिया वहाँ से जनरेट करें वो हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा। तो उन सब को हमारे अंदर से नष्ट करने के लिए ये क्या करती हैं? WBC जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं ये सहायता करती हैं। बूजो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। क्या हुआ? उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। क्या हुआ? उसके जहाँ कट लगा था वहाँ से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बूजो कुछ परेशान हो गया। अब हमारे जब चोट लगती है कई बार हमारे आसपास कुछ नहीं होता है तो कुछ देर के बाद ब्लड बंद हो जाता है। अगर हम उसको वहीं पे सही से रखें उसी पोजीशन में। अब जैसे आपको चोट लगी, आप वहीं पे कुछ देर आराम कर ले, बैठ जाएं। अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप कुछ वस्त्र इत्यादि बांध लें तो रक्त बंद हो जाता है ना? हो जाता है ना?
और अगर यही हम उसी टाइम चलने लग जाए, भागने लग जाए, तो रक्त फिर से निकलने लगता है। वो किस लिए होता है कि एकदम से चोट लगी, अब रक्त तो पूरी बॉडी में चल रहा है ना, तो अब उसको नहीं पता था कि आपको यहाँ से चोट लगेगी, तो उसने क्या करा कि अपना दूसरा मार्ग अपना लिया, तो वो वहाँ से जाना नहीं शुरू हुआ। इसीलिए वहाँ पे क्या हो गया, उसको लाला थपका बन जाता है। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें प्लेटिलेट्स कहते हैं, पट्टिकानु कहते हैं। किसे कहते हैं? प्लेटिलेट्स को। ओके, अब देखो रक्त वाहिनियाँ क्या हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं शरीर को? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आप जानते हैं कि अतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त उस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। रक्त क्या है कि अन्य शरीर के जितने भी भाग हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को लेता है, और साथ ही क्या होती हैं, जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको भी डिसॉल्व कर लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से ये फेफड़ों में जाता है। आप देखो हमारे जो ब्रेन से वेन्स हैं वो कहाँ जाती हैं? हार्ट से। हार्ट से क्या होता है? सारी बॉडी में ब्लड प्यूरिफाई होके सप्लाई होता है। फिर क्या होता है, जितना भी कहीं पे उसको गंदा खून मिलता है तो वो कहाँ लेके जाता है? उसको फिर से हार्ट के पास लेके जाता है, हृदय के पास लेके जाता है, फिर वो उसको साफ करता है, फिर वो किसको पहुँचाता है? फेफड़ों को। ऐसा दिन भर हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है ये प्रक्रम। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। फेफड़ों से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर के 2 प्रकार के रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। आपने चित्र 11.11 में भी देखा था। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। जो धमनियाँ थी लाल रंग की थी, वो शरीर से क्या करती थी? हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त जो है उसको, जो स्वच्छ रक्त मिला है वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर देती है, हमारे पूरे शरीर को भेज देती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भांति दीवार मोटी और प्रस्तर होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। अब ये देखो, इसका देखने के लिए कि कितनी तेजी से चलती है, इसके लिए क्या कर रहा है ये बच्चा? एक क्रियाकलाप करके देख रहा है। क्रियाकलाप देखो 11.1। आपने दाहिने दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपनी बाईं वाम कलाई के भीतरी भाग में रखिए। ठीक है, इन 2 उंगलियां ली हैं, इसको रखना है ऐसे, चित्र जैसा कि 11.2 में दिखाया गया है। क्या आपको कोई संपदन गति धक धक महसूस होती है? हाँ, आपको सुनाई देगी हल्की हल्की सी। यह संपदन क्यों होती है? ये संपन्न नाड़ी संपन्न नब्ज कहलाता है। ऐसे क्या करते हैं, डॉक्टर भी कई बार चेक करते हैं हमारी नब्ज को, है ना। और ये धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होती है। जो हमारी धमनियों के अंदर रक्त प्रवाह हो रहा है, ये उसके कारण ही हमें महसूस होती है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार संपंदन होता है। आपको ऐसा चेक करना है 1 मिनट में कितनी बार होगा। चित्र देखो 11.2 में, कलाई में नाड़ी संपंदन को अनुभव करना। आपने कितनी नाड़ी संपंदन गिने? प्रति मिनट संपंदों की संख्या संपंदन दर कहलाती है। क्या कहलाती है? संपंदन दर। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की संपंदन दर सामान्यतः 72 से 80 संपंदन प्रति मिनट होती है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी 72 से आपको 80 के बीच में ही मिलेगी। ठीक है, इसको पल्स रेट भी कहते हैं। ओके,
और क्या कहते हैं, और जो कोई अस्वस्थ होगा उसकी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब आप एकदम से कहीं भाग के आए तब इसको चेक करें, जैसा आपने पहले वाले चैप्टर में भी करा था, तब ये संपंदन दर अलग आएगी। ओके। और अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहाँ आप नाड़ी संपंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठी की प्रति मिनट नाड़ी संपंदन दर ज्ञात कीजिए और अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए। उन्हें सारणी 11.1 में लिखनी है। आपको सारणी बनानी है 11.1। नाड़ी संपंदन दर, नाम नाड़ी संपंदन प्रति मिनट। आपने सभी अपने जितने भी मित्र हैं उनका नाम लिखना है और उनकी जो नाड़ी संपंदन प्रति मिनट आई है उनको लिखना है इसके अंदर। अभी आगे पढ़ते हैं। ये रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, क्या कहलाती हैं? शिराएँ कहलाती हैं। जो हमारे सारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है या अन्य कोई पदार्थ है उसको वापस कहाँ ले जाती हैं? हृदय के पास। वो क्या कहलाती हैं? शिराएँ। शिराएँ की भांति अपेक्षाकृत पतली होती हैं। जो शिराएँ होती हैं वो पतली होती हैं थोड़ी। शिराएँ में ऐसे वॉल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। इसमें ऐसे वॉल्व होते हैं जो सिर्फ हृदय की ओर ही हमारा जो रक्त है उसको प्रवाहित होने देती है, अन्य किसी शरीर के अंग में नहीं जाने देती कि उससे हमारे शरीर को नुकसान ना हो। ओके। अब देखो ये हृदय बना रखा है, ये 2 फेफड़े हैं, ये फुसफुस शिरा है, ये फुसफुस धमनी है। ऐसे चक्र ये चलता रहता है। ये शिमना है, ये हमारी धमनी है, ये शिराएँ, ये क्या है? कोशिकाएँ। चित्र 11.3 में परिसंचन तंत्र का व्यवस्था चित्र। ऐसे ही ये चक्र हमारा चलता रहता है। अब आगे देखिए चित्र जैसे कि 11.3 में देखिए क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं। जो आपको जो धमनियाँ हैं वो अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हुई दिखाई देती हैं, बिल्कुल देती हैं। उत्तरकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। अब देखो बूझो और पहेली क्या सोच विचार कर रहे हैं। चित्र 11.3 देखकर भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती हैं। जो धमनियाँ हैं वो क्या करती है? सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ही ले जाती है। पहेली ने समझाया कि फुसफुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसीलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुसफुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती हैं। अब देखो रक्तदान। रक्तदान की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगर हमें सही टाइम पे रक्त ना मिले तो सैकड़ों लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जान बचा सकता है। अगर हम रक्तदान कर दें, रक्तदान में सहयोग करें तो अनेक लोगों की जान बच सकती है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा जाता है। जो हम ब्लड डोनेट करते हैं अपने आसपास, जब रक्तदान शिविर लगे होते हैं तो वो कहाँ जाता है? सीधा ब्लड बैंक में जाता है जहाँ देख रेख में रखा जाता है। फिर जिसे इमरजेंसी में जैसे कोई किसी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाए तो उसे खून चढ़ाने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हमें एक
छोटा सा कट लगता है, वहीं से ही ब्लड आने लगता है। और एकदम से हमारे किसी भी शरीर के भाग पे चोट लगेगी तो कितना सारा खून एकदम से बह जाएगा, तो वो हमारी बॉडी इतनी जल्दी तो बना नहीं पाएगी दोबारा से उतना, तो हमें सहायता लेनी पड़ेगी किसी अन्य व्यक्ति की या ब्लड बैंक से कि वो हमें हमारी बॉडी के अंदर खून दे। अगर हमें खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी बॉडी को, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना। रक्त इन्हीं के कारण, धमनियों के कारण ही हमारा जो है हृदय से सारी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है ना। और फिर वो उन सब की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो हमें हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए जिससे कि अनेक लोगों की जान बच जाए। हृदय, अब हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हमने पढ़ा था, कितनी बार बताया था मैंने अभी ऊपर, 70 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है। एक ऐसा पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। हमारा जो हृदय है ये बिना रुके ही कार्य करता रहता है, दिन रात धड़कता रहता है। हमारी आयु, अब जैसे हम जब से ही बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक ये काम करता रहता है। जब ये काम करना बंद करता है तभी हमारी मृत्यु होती है ना। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्याप्त बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। बिना रुके निरंतर क्या करता रहता है, कार्य करता रहता है। हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हम और भी हृदय के बारे में कुछ जानकारी को प्राप्त करते हैं। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। जिसका जो निचला हिस्सा है थोड़ी सी बाईं ओर झुका रहता है, जैसे कि आपको चित्र 11.1 में दिखाई दे रहा है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। अपनी जो उंगलियां उनको भीतर की ओर मोड़कर एक मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जितनी आपकी मुट्ठी है उसी के बराबर हमारे हृदय का साइज होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा, क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए क्या है, हृदय 4 कक्षों में बांटा होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति बहुत ही घातक साबित हो सकती है हमारे लिए, तो इसके लिए हमें 4 कक्षों में बांटा जाता है। ऊपरी 2 कक्ष अलीनद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं, जैसा कि आपको चित्र 11.4 में दिखाई दे रहा है। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगी तो बहुत ही घातक होगा इसका रिएक्शन। तो इसीलिए इनको 2 कक्षों में बांटा गया है, 2 ऊपर और 2 नीचे की, उनके पास ऑक्सीजन जाए और उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड जाए। परिसंतंत्र की कार्य विधि को समझने के लिए चित्र 11.3 हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए, अभी देखो इसके अंदर पहली सोच रही है हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन्होंने बताया कि 2 ऊपर की तरफ होते हैं, 2 नीचे की तरफ, और तो 2 में ऑक्सीजन होती है। अब ये देखो इन्होंने बताया है ये क्या है, महाशिरा, ये क्या है, महाधमनी। ओके, अब ये दायां अलीनद है, ये बायां अलीनद है, ये फुसफुस शिरा है, ये फुसफुस धमनी है। अब जो हमारी धमनियां हैं वो क्या करती है, ब्लड लेके जाती है ना, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और जो शिरा है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है। ओके, कक्षों के बीच की विभाजन दीवार, ये कक्षों के बीच की विभाजन दीवार भी है कि एक तरफ रेड रहेगा एक तरफ ब्लू। ये क्या है जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या है, इससे क्या होगी, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा और साथ में ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में। और जो वापस ये लेके आएंगी वो क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है। चित्र 11.4 है मानव हृदय का काट चित्र। इसे आप बना भी सकते हैं अपनी नोटबुक में उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसके बारे में। बायां नीले और ये दायां नीले। आगे की ओर बढ़ते हैं। तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह शेष शरीर में पंप होता है। अब देखो क्या है अगला हमारा हृदय स्पंद। हृदय के कक्ष की भांति पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। ओके, और आपने पढ़ा हार्ट बीट हमारी लगभग 70 से 80, जैसे हमारी नसें भी हम पल्स रेट चेक करते हैं अपनी, ऐसे ही हमें हार्ट बीट भी चेक करते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका 70 से 80 आती है और 70 से 80 बार 1 मिनट में वो करता है, 1 मिनट में धड़कता है हृदय। ओके, और ये याद रखिए हृदय का स्पंद जीवन के हर क्षण होता है। जीवन में हर क्षण ये होता रहता है। तो अपने हृदय स्पंदों धड़कन को महसूस कर सकते हैं आप। अपनी बाईं तरफ हाथ रख के देखिए, आपको ये धड़कता हुआ भी सुनाई देगा, महसूस होगा आपको। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। जितने भी चिकित्सक हैं, जब आप बीमार होते हैं तो वो स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, आपके हृदय को धड़कन को मापने का प्रयास करते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को अवधारित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें वह एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयरपीस श्रोतिका लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। ठीक है, हम इसे जो हमारे पास आसपास सामग्री है उससे भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे बच्चे घर में खेलते हैं डॉक्टर है ना, उसी प्रकार से इसको बनाते हैं। ये देखते हैं कैसे बनाते हैं, पढ़ते हैं। आइए, क्रियाकलाप 11.2 है। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तानकर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। चित्र जैसा कि आपको 11.5b में दिखाई दे रहा है। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को क्या करना है, आपने को अपने एक कान के पास रखिए। ओके, जैसा कि ये बच्चा कर रहा है। चित्र 11.5 हृदय स्पंद को सुनने का यंत्र। स्टेथोस्कोप, श्रोतिकाएं, ट्यूब, ये चेस्ट पीस। ओके, अब देखो आपने कहा कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। आप सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए।
क्या आपको नियमित संपन्न ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय संपंदों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 4-5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय संपंद की दर ज्ञात कीजिए। आप पहले अभी करिए, फिर 4-5 मिनट दौड़ने के बाद कीजिए, दोनों अलग अलग आएंगी। आपने प्रेक्षण की तुलना कीजिए कि कितना डिफरेंस आया है। अपनी तथा अपने मित्र विश्राम अवस्था में तथा 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय संपन्न तथा नाड़ी स्पंद पल्स दर सारणी 11.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय संपंद और नाड़ी संपंद दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? बिल्कुल होता है। जब डॉक्टर हमारी हृदय की गति को चेक करता है, उसके बाद नाड़ी के यहाँ पे भी हाथ लगा के चेक करता है। स्टेथोस्कोप से तो हमारा हार्ट बीट चेक करता है, फिर क्या करता है वो यहाँ पे फिंगर्स के साथ हमारी कलाई के पास नाड़ी का भी जो स्पंद है उसको चेक करता है। प्रत्येक हृदय स्पंद धमनी में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंद दर को बताती है। अब ये देखो, ये बना रखी है सारणी 11.2 हृदय स्पंद और संपन्न दर। छात्रों के नाम लिखने हैं। विश्राम अवस्था में हृदय स्पंद कितना है, स्पंद दर कितना आया, और दौड़ने के 4-5 मिनट बाद हृदय स्पंद कितना आया और स्पंद दर कितना आया, ये आपको बताना है। और हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती हैं। आगे पढ़ते हैं। ये देखो, रक्त जो परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 तक चली नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज से। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वहनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचरित सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव वैज्ञानिक तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। पहले तो सभी ने स्वीकार नहीं करा, परंतु जब उनकी मृत्यु से पहले इसको स्वीकृत मान्यता मिल गई थी। अब देखो, बूजो क्या जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। जो स्पंज होते हैं, हाइड्रा होता है, उसमें भी रक्त होता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके अनेक भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। ओके, अब जितने भी जल में रहते हैं, जल में जंतु रहते हैं, उनको कैसे मिलता है? उनके शरीर को जो भोजन है उसी से ही उनके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। ठीक है, अतः परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। जो 11.2 है, जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च श्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपचित भोजन बहिःश्वसन प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो भोजन हमें नहीं पचता, कई बार हम या ज़्यादा खा लेते हैं या कम खाते हैं, तब हमारे अंदर ऐसा बोलते हैं ना हमारे बड़े
कि आपने आज कम खाना खाया होगा, तो इसी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको गैस बन रही है, या आपने कुछ ज़्यादा खा लिया होगा, या फिर आपने कुछ सही सामान नहीं खाया, अधिक देर तक पका हुआ भोजन था जो उसे खा लिया है, ऐसा बताते हैं ना, तो वो हमारे शरीर में से बाहर निकलती है, या तो गैस के रूप में, या फिर क्या कहते हैं, जो हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं जब, तो उस दौरान हमारे शरीर में से बाहर निकल जाता है। अब देखिए, आइए हम ये मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते ही कहाँ से हैं। अब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं, तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब देखो, अगला है मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह जो व्यवस्था है वो कौन करता है? ये व्यवस्था किस द्वारा होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये व्यवस्था वृक्क गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। इसकी व्यवस्था कौन करता है? हमारे जो गुर्दे हैं वो करते हैं। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिया या हटा दिया जाता है। वृक्कों से मूत्रवाहिनियों में होते हुए मूत्राशय में जाता है। मूत्रवाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय में एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। अब जो हमारे शरीर में जितना भी वेस्ट है वो या तो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है ना, और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, और मूत्र मार्ग का क्या है, इसके अंदर दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं, और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क मूत्र वाहिनियों, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब ये देखो, जो हमारे को चित्र बनाया गया है, ये देखो दिखा रखी है मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्ररंध्र, मानव उत्सर्जन तंत्र चित्र जो आपको 11.6 में दिखाई दे रहा है इस तरह से। और ये हमारे वृक्क हैं जो कि काम करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे शरीर में जितना भी पदार्थ हैं उनको, जो तरल पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अब देखो, कोई वयस्क व्यक्ति सामान्य 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ओके, ये हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना सफ़ेद आता है। सफ़ेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के दौरान कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। जहां पे हमें अधिक पसीना आता है वहां पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं उनके, आपने महसूस करा होगा, है ना। हाँ,
जैसे कि आप कहीं भी चल रहे हों धूप में, तो आपकी पीठ पे, कमर पे पसीना आ जाता है ना। तो वहाँ पे क्या वैसे की वैसी शेप बन जाती है उसकी, सफ़ेद सफ़ेद धब्बा सा दिखाई देने लगता है। फिर वो कुछ समय बाद जब आप कहीं विश्राम करते हैं या पंखे वगैरह के नीचे बैठते हैं तभी वो सूखता है। तो उस समय गर्मियों के समय में हमें हमारा जो क्या कहते हैं वेस्ट है, एक तो पसीने द्वारा भी बाहर निकल जाता है, तो उस समय में हमें जो मूत्र है वो कम आता है। और सर्दियों का कंपेयर करें, उस समय पे हमें मूत्र बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि उस समय पे पसीना नहीं बन पाता है। ठीक है, क्या सफेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसी कारण यह है कि घड़ों में छिद्र से रिसकर पानी अपनी भारी सतह पर आ जाता है। ऐसा होता है, जो मटके होता है मिट्टी का, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं, तो वो पानी रिसकर बाहर आ जाता है। वो पानी हवा के साथ ठंडा होता रहता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। बाहर वाला पानी गर्म होगा तो अंदर वाला ठंडा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, वो किसी फॉर्म में बाहर नहीं आएगी, तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो जो पसीना है, जब हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट है, जितनी भी ऊष्मा बनी हुई है, गर्मी है, उसको बाहर निकालने में सहायता मिलती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। जब किसी व्यक्ति के वृक्क काम नहीं कर रहे होते तो उसके शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो आपके जीवन काल की वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की वृद्धि को अपोहन डायलिसिस कहते हैं। आप कई बार जिनकी वृक्क सही से काम नहीं कर रहे होते, तो उनको जीवित रहने के लिए क्या करवाना पड़ता है, कुछ समय बाद डायलिसिस करवाना पड़ता है। पहले जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं? हाँ, सभी जंतु मूत्र करते हैं। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। हम जितना जल ग्रहण करेंगे उसी पर निर्भर करती है हमारी बॉडी की एक्टिविटी। हमें कम से कम 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, सभी के लिए है। मछलियों जैसे जलीय जंतु कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादनों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती हैं। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्य सफ़ेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। ओके, अब देखो अगला है 11.3 पदपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे पदप अपनी जड़ों मूल द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, पत्तियों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। आपने पढ़ा होगा, अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे जो भोजन है वो किससे तैयार होता है? पत्तियों से तैयार होता है ना। और अध्याय 10 में आपने ये भी पढ़ा होगा कि सभी जीव का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। जितने भी
हमें जीवन अगर जीना है तो उसके लिए क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भोजन ही है हमारे लिए, वही अनिवार्य है। और क्या है, तथा जीवों की प्रत्येक कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? आप देखो, जो पौधा है वो मिट्टी में लगा है ना, तो फिर उसकी जड़ें कहाँ हैं, मिट्टी में। और भोजन तैयार कौन करता है, नीचे मिट्टी से। जब हम मिट्टी को ही तो जल देते हैं और भोजन तैयार करते हैं, भोजन तैयार करता है अपना पौधा। फिर वो पूरे पौधे में कैसे, किसके द्वारा, जो तना है उसका, उसके द्वारा वो पूरे पौधे को भोजन पहुंचाता है। ऐसे ही हमारे हमने पढ़ा कि हमारी जो वेन्स हैं वो पूरी बॉडी को खाना सप्लाई करती हैं, है ना। ऐसे ही उनकी जो स्टैम्प है वो पूरी बॉडी को, उनकी को खाना पहुंचाती है, ठीक है, एक छोटी छोटी पत्ती तक भी। जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पादप मूलों, जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहता है, जैसा कि आपको चित्र 11.7a में दिखाई दे रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। बूझों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते है ना। जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। उसका मानना बिल्कुल सही है, पाइप जैसी वाहिका ही होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम द्रहु कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र 11.7a में दिखाई दे रहा है। जाइलम चैनलों, नलियों का सह जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। चित्र जैसे कि 11.7b में दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादपों के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम पोषवाह कहते हैं। ये देखो, जैसे कि ए चित्र में दिखाई दे रहा है जाइलम ध्रुव, और इसको क्या कह रखा है, मूल रोम, ठीक है, ऐसे दिखाई देते हैं ये। अब जो आगे है बी में क्या, जल और खनिज का परिवहन। ए में क्या है, मूल का एक भाग, और बी में क्या है, किसी वृक्ष में कैसे ऐसे भोजन सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तने के द्वारा भोजन सप्लाई हो रहा है पूरे उसके अंदर एक छोटी छोटी पत्ती तक। अब देखो, पहेली ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख
गई हो तो वह उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। उनमें छोटे छोटे बच्चों छिद्र होते हैं जिससे कि उनके अंदर जल प्रवेश करता है, जिससे वो ताजी हरी भरी दिखाई देती है। जैसे क्या बोलते हैं, जल ही जीवन है। ऐसे ही मनुष्य को अगर एक दिन जल ना मिले तो वो भी एक पौधे की भांति मुरझाया सा दिखाई प्रतीत होगा। अब देखो क्रियाकलाप जो 11.3 है, हमें इस क्रियाकलाप के लिए कांच का गिलास, पानी, लाल शाही, वह एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए बलसम, वह एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। ऐसा हमने पहले भी करके देखा था। गिलास को 1/3 पानी से भर लें, 1/3 पानी से भरना है, उसमें कुछ बूंदे लाल शाही की डाल दें। एक कोमल शाखियाँ पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसे चित्र आपको 11.8 अ में दिखाई गया है, अगले दिन इसका अवलोकन करें तो क्या होगा, जो पत्तियां हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी लाल प्रतीत होने लगेगी। 11.8 है, रंगीन पानी में रखी गई शाखाएं पौधों की जो टहनी है। अब ये देखो बी क्या है, पानी तने के ऊपर को चढ़ता है। सी क्या है, तने की उपस्थित काट जो लाल रंग की बिंदु प्रदर्शित करते हैं। क्या शाखीय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी के अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए, जैसा कि आपको दिखाया गया चित्र 11.8 ब और 11.8 स में। अब देखो वाष्प सर्जन, हमने पढ़ा था कक्षा 6 में, आपने पढ़ा होगा कि पदप वाष्प सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। अब पदप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पदप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों में वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित होता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूष अभिष्करण खिंचाव विकसित हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। आप जैसे आप स्ट्रॉ लगा के कई बार गिलास में पानी को खींचते हैं, इसी तरह से ये भी करते हैं पेड़ पौधे भी, ठीक है। जैसा आप स्ट्रॉ से जल चूषण करते हैं, विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिष्करण खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पदप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। बूझो जानना चाहता है कि पदप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा से जल अवशोषित करता है और फिर उसे वाष्पन द्वारा बाहर निकाल देता है। आप देखो, आपने देखा होगा कि हम जड़ में पानी डालते हैं, वहीं से पूरे उसके पास जाता है। अब जब हम उसकी एक पत्ती को हम किसी टाइट लिफाफे में बांध के रखें, हमने ऐसा करके देखा था पहले, तो क्या होगा, उस पर कुछ बूंदे पानी की होगी, मतलब कि वो बूंदे आपको किसकी है, उसके अंदर जो पानी था वो भाप बन गया है और वो आपको उसको दिखाई दे रहा है। और फिर उसको आप ऐसे ही बांधे रखेंगे तो वो मुरझा जाएगी कुछ समय पश्चात। अब देखो प्रमुख शब्द क्या है, धमनी, रक्त वाहिनियाँ, कोशिकाएं, परिसंचरण तंत्र, डायलिसिस, अपोहन, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, हृदय स्पंद, वृक्क, गुर्दा, फ्लोरियम, पोषवाहा, प्लाज्मा, पट्टी, कणु, नाड़ी स्पंद, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रोम, स्टेथोस्कोप, पसीना, स्वेद, उत्तक, मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, शिरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जाइलम और दारू। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आपने क्या क्या सीखा है। देखो इसके अंदर अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की वाहिनियों, कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट
पदार्थों को भी लाता है। अगला देखो, परिसंचन तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। अगला है, मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। आगे की तरफ है, रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी और पतिकणु होते हैं। रक्त का रंग लाल है, लाल युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, किसी वयस्क व्यक्ति की हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है, इसे हृदय स्पंद दर कहते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। ओके, शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 गुर्दे, 2 मूत्र वाहिनियां, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। अगला देखो, लवण और यूरिया जल के साथ सफ़ेद पसीने के रूप में शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगला है, मछली अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। अगला है, पक्षी, कीट और छिपकली अर्ध घन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती है। आगे देखो, पदप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्वों मृदा से अवशोषित होते हैं। आगे है, पूरे पदप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। आगे देखो, पदप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। आगे देखो, वत्सोजन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का हास्य होता है। वाष्पजन के कारण एक चूषक बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। अब अभ्यास करेंगे हम। कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दी गई प्रक्रम से मिलान करना है। कॉलम ए में क्या दे रखा है, रंध्र, जाइलम, मूल रोम, फ्लोएम। इसका कैसे करेंगे बताइए। इसमें क्या, जल का अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, भोजन का परिवहन और जल का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण, ये कर लेंगे आप सभी। इसका रंध्र का किसके साथ आएगा, वाष्पोत्सर्जन, बी के 2 नंबर पे जो दे रखा है उसके साथ आएगा। आप देखो आगे जाइलम का देखते हैं। जाइलम का किसका है, भोजन का परिवहन। आप देखो मूल रोम का किसके साथ होगा। अब ये जो जाइलम है इसका बच्चे इसके साथ भोजन के साथ नहीं, जल का परिवहन, मूल रोम का भोजन के साथ, और ये मूल रोम का बच्चे इसका जल कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण, फ्लोएम का भोजन के साथ होगा। समझे, दोबारा बताती हूँ। रंध्र का किसके साथ होगा, वाष्पोत्सर्जन, और जाइलम का होगा जल परिवहन, मूल रोम का किसके साथ होगा, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, फ्लोएम का होगा हमारे इसके साथ हो भोजन का परिवहन। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपने। क क्या, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में प्रवहन डैश के द्वारा होता है। क्या आएगा, धमनियाँ। अब देखो ख क्या, हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें आएगा हमें ये बताया था ना, हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, एक प्रकार की कोशिकाएं जो कौन सी हैं, रेड ब्लड
सेल्स, आरबीसी, ठीक है, पढ़ा था ना हमने। और एक और भी तरह की होती है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और आप देखो अगला क्या है हमारा, धमनियां और शिराएं डैश के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। किसके द्वारा जुड़ी रहती है? हृदय, ठीक है, इसमें आएगा बच्चे हृदय। आप देखो आगे है हमारा, हृदय का लयबंद विस्तार और संकुचन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? किससे होता है ये? धमनी और शिराओं से, है ना। और अब देखो आगे की तरफ क्या है, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या है? उत्पाद डैश हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं। अगला देखो, पसीने में जल और डैश होता है, यूरिया होता है। अगला देखो, वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम डैश कहते हैं। किस मार्ग से निकालते हैं? मूत्र मार्ग। ओके। अगला देखो, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। तो इसमें क्या करता है? तने और पत्तियां, ठीक है। अब जो तीसरा प्रश्न है हम उसको देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें। हमें जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। क क्या है? पदपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ख भाग देखो, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, या पंखे के नीचे रखकर, या पॉलीथीन और थैली से ढककर। छाया में रखकर, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पदपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? समझाइए, बताइए। पदपों और जितने भी जंतु हैं उनमें पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? अब जैसे हम जो भी खाते हैं, हवा में सांस लेते हैं, पीते हैं, ठीक है, तो वो जो उतना भी हम पीने का कार्य करते हैं वो हमारे मूत्र द्वारा निकल जाता है ना। और जितना भी हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमें सुबह फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, या किसी को दिन में भी जाना पड़ता होगा। ये प्रक्रिया चलती ही रहती है और ये आवश्यक भी है हम सभी के लिए, है ना। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता शायद। इसीलिए पदपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का जो परिवहन है वो हमारे लिए अति आवश्यक है। पदपों और मूलों द्वारा जो जल है वो और पोषक तत्व है वो मृदा से अवशोषित होते हैं। हमारे पूरे जो पदप में जल के साथ पोषक तत्व जैसे जाइलम नामक ये भी लिए जाते हैं, ठीक है, समझे। अब आगे देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा, इसको आपने ऐसे लिखना है। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? अगर रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे तो अगर हमें कहीं पे भी चोट लगेगी तो पूरा जितना भी हमारा खून है वो बह जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो पट्टिकाणु का होना हमारे, अगर हमें कहीं चोट लगती है तो उसी समय या थोड़े समय के पश्चात वो रुक जाते हैं, वो अपना मार्ग बदल जाते हैं, और इसीलिए ये हमारे लिए अति अनिवार्य है। अब देखो रंध्र क्या है? रंध्रों के दो कार्य बताएं। जब हमारा वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का होता है, ठीक है। तो हमारे को ये कहाँ होते हैं? जब पत्तियाँ सूखने लगती हैं या नमी चाहिए होती है पौधों को, तो तब ये उनको आगे बढ़ने में सहायता करती हैं, ठीक है। आप देखो, क्या वाष्पोत्सर्जन पदपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? हाँ बिल्कुल करता है। कौन करता है? पत्तियाँ और तना,
ओके, समझे। वो कैसे कार्य करते हैं बताते हैं। इसमें कैसे आप बताएंगे इसको कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल खींच कर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसे बताएंगे इसको। अब देखो, रक्त के घटकों के नाम बताइए। रक्त के क्या क्या घटक थे, हमने पढ़े थे, बताओ। WBC, RBC है ना, पढ़े थे ना। रेड ब्लड सेल्स और WBC वाइट ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा, है ना। ये सब पढ़े थे ना हमने। ये आपको इसमें लिखना है और बताना है। अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? रक्त की आवश्यकता इसीलिए होती है सभी शरीर को कि क्योंकि पूरे जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको ब्लड तो बिल्कुल नेसेसरी है हमारे लिए, और साथ में क्या है, वो हमारी पूरी बॉडी को आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो इसीलिए अब ऑक्सीजन के बिना तो हम 1 मिनट भी नहीं रख सकते। अगर 1 मिनट भी कोई भी आपके ऑर्गन को, हार्ट को या आपके लंग्स को अगर ब्लड नहीं पहुंचता प्रॉपर, तो आप किसी बड़ी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? हमें जो है वो लाल रंग का इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें लाल वर्ण युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमें उसका जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हृदय के कार्य बताइए। हृदय हमारा क्या कार्य करता है? एक तो वो क्या करता है, 70 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है ना। और जो धमनियां हैं हमारे, वो हृदय से शरीर के सभी भागों तक रक्त ले जाती हैं। और जो शिराएं हैं वो क्या करती है, सभी भागों से जो जितना भी हमारा रक्त है उसको वापस लाती हैं साफ करने के लिए, है ना। और अगला देखो, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? अन्यथा हम बीमार हो जाएंगे, इसीलिए हमारे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका विसर्जन करना अनिवार्य है मानव शरीर से। अब अगला देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों के नाम अंकित कीजिए। ऊपर दिखा रखा है, वो आप बना सकते हैं आसानी से, इसे बनाना। आगे देखते हैं क्या बता रखा है। विस्तारित अधिगमन क्रियाकलाप और परियोजन कार्य। पहला क्या है, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप और उनके महत्व के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। हमारे जितने भी हैं उनके अंदर ब्लड ग्रुप होते हैं, सबके अलग अलग मिलेंगे। किसी का A, किसी का B, किसी का C नहीं, O पॉजिटिव, ठीक है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। और नेगेटिव भी होता है बट वो बहुत कम होता है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है और लिखना है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब कोई व्यक्ति सीने छाती के दर्द की शिकायत करता है तो चिकित्सक तत्काल उसका ECG करते हैं। किसी चिकित्सक के पास जाइए और उनसे ECG के बारे में जानकारी लीजिए कि ECG ही क्यों करते हैं। उससे पता चलता है कि आपका हृदय सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब उससे ये हमें पता चल जाता है जितनी भी हमारी धमनियाँ, शिराएं हैं, वो सारी ही हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कर रही है या नहीं। आप किसी ज्ञानोक्ष एनसाइक्लोपीडिया अथवा इंटरनेट से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। क्या आप जानते हैं रक्त का कोई विकल्प नहीं है? यदि किसी व्यक्ति को शल्य क्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है अथवा यदि उनके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता है तो इसकी परिपूर्ति करने का मात्र एक ही तरीका है, रक्त दान करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए रक्त का दान। रक्त की सामान्यता
आपूर्ति कम होती है क्योंकि बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यद्यपि रक्तदान करने से दाता की काम करने की शक्ति कम नहीं होती और न ही इससे उसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता। थैंक यू। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप इसके नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा।